नमस्कार, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक ऐसी कोशिश जिसके जरिए हम रोज उन लोगों की समस्याओं को उठाते हैं जिन्हें लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ रही है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। हम उनके लिए उनकी समस्या का समाधान भी लेकर आते हैं। साथ ही लॉकडाउन में कुछ अच्छा हो रहा हो, यानी लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आज शुरुआत कर रहे हैं देश में फंसे एनआरआईज की प्रॉब्लम से, यानी वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो यहाँ आए और लॉकडाउन में यहीं फंस गए। कई भारतीय जो विदेशों में रहते हैं वो लॉकडाउन से पहले अपने देश आए और यहाँ फंस कर रह गए। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करते करते 40 दिन से ऊपर हो चुके। अब ये सरकार से वापस भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। ये माँ और आर्या का टिकट है। 3.5 साल की आर्या रोज कागज पर अपना और अपनी मम्मी का हवाई जहाज का टिकट बनाती है। अपना बैग पैक करती है और पापा से मिलने अमेरिका वापस लौटने की जिद करने लगती है। Didi, I want to go to my dad. I love him a lot. He's always mine. I want him a lot. And I want to go to him a lot. I want to give his necklace to him. मासूम श्रेयांशु भी अपने मम्मी पापा से हर दिन अमेरिका वापस ले जाने की जिद लगाकर बैठा है। I'm Shreyanshu. I'm a new citizen. I want to go back home. अमेरिका वापसी की गुहार सिर्फ ये छोटे छोटे बच्चे नहीं लगा रहे। ये दर्द हर उस एनआरआई का है जो किसी काम से भारत आया और लॉकडाउन में फंस गया। ये शशांक हैं, कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। फरवरी में भारत आए थे। मार्च में लौटना था, लेकिन लॉकडाउन ने वापसी का रास्ता रोक दिया। जो हाल शशांक का है वही हाल श्वेताब का भी है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया था, जिसका सीधा असर ये हो सकता है कि वहाँ की वर्क वीजा पॉलिसीज में काफी बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे काफ़ी अनिश्चितता पैदा होती है तथा हमारे में भी काफ़ी उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। हमने खबर सुनी है कि भारत सरकार विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की पहल कर रही है 7 मई से। तो हमारा निवेदन यही है सरकार से और प्रधानमंत्री जी से कि उन्हीं फ्लाइट्स में हमें घर वापस भिजवा दिया जाए ताकि हम अपने परिवार का ख्याल रख सकें और अपनी नौकरी हम रिज्यूम कर सकें। मैं श्वेताब गौरव यूएस कंपनी के लिए काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं मार्च 7 को इंडिया आया था अपने फैमिली को वापस ले जाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ लॉकडाउन के चलते फंस गया। अब लॉकडाउन 2 भी ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं दिख रही है कि मैं वापस जा पाऊँ। मेरी जॉब रिस्क में, मेरी लीव ख़त्म हो चुकी है। मेरी वाइफ की भी जॉब लिस्ट में है, उसकी मई 15 तक ज्वाइनिंग करानी है हमें, नहीं तो वो जॉबलेस हो जाएगी। और हमें नहीं पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन में उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरी मंथली रेंटल एग्रीमेंट भी पेंडिंग है और मेरी कार लीज भी पेंडिंग है। अगर हम सही समय पे उसे रिन्यू नहीं कराते हैं तो हम पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो कुछ स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज कर दें सो दैट हम वापस जा सकें और अपने लाइवलीहुड को बचा सकें। सरकार से गुहार लगा रहे ये एनआरआई अपने दर्द की वजह भी बता रहे हैं। ये अपने परिवार से दूर हैं। इनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इनमें से कई का वीजा एक्सपायर हो रहा है। इनकी अमेरिका की नौकरी पर खतरा आ गया है। इनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसी ही मुश्किल अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाश्वती के सामने भी खड़ी है, जिन्हें अमेरिका वापस लौटना है। आई एम प्रेग्नेंट एंड मैं अपनी मॉम की सर्जरीज के लिए इंडिया में फेब को इंडिया को आई हूँ। तब से इंडिया की लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ। मुझे इसकी वजह से मैं अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस कर रही हूँ और मुझे अपने हस्बैंड के पास, फैमिली के पास जल्दी वापस जाना चाहती हूँ। आंध्र प्रदेश की मूल निवासी तेजस्वी छुट्टी मनाने भारत आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वापस जाना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ फंस गई हूँ। जॉब जाने का भय सता रहा है। वीजा एक्सपायर हो रहा है। अब भारत में फंसे इन एनआरआईज के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने इनकी गुहार सुन ली है और इन्हें वापस भेजने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सरकार ने एनआरआईज की विदेश वापसी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी जारी कर दी है। आज से 15 मई तक 12 देशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए 64 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। इसकी शुरुआत कुछ घंटों के बाद होने वाली है। भारत में फंसे एनआरआईज को इन्हीं नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल फ्लाइट से वापस भेजा जाएगा, जिनके जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाना है। भारत में इस वक्त करीब 70,000 विदेशी और एनआरआईज फंसे हैं। भारत में फंसे एनआरआईज को वापस भेजने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक
विदेश जाने वालों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर मंत्रालय से अधिकृत एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यात्रा के खर्च का भुगतान यात्रियों को ही करना होगा। अगर नौकरी के लिए जा रही है तो कम से कम 1 साल का वीजा, ग्रीन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी में 6 महीने का वीजा होना चाहिए। परिवार में मृत्यु की हालत में भी जाने की इजाजत होगी। साथ ही जहां के नागरिक वापस जा रहे हैं वहां की सरकार की मंजूरी जरूरी है। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सफर में हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब भारत में फंसे NRIs को ये भी जानना जरूरी है कि ये फ्लाइट कब और कहां के लिए उड़ान भरने वाली है। सिर्फ अगले 4 दिनों की डिटेल पर गौर करें। जो आज एक फ्लाइट दिल्ली से सिंगापुर के लिए उड़ान भरेगी, 8 मई को दिल्ली से ढाका, मुंबई से लंदन, मुंबई से रियाद और दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट्स रवाना होंगी। इसी तरह 9 मई को एक फ्लाइट दिल्ली से ढाका, दूसरी मुंबई से सिंगापुर, तीसरी मुंबई से कुआलालंपुर, चौथी मुंबई से न्यूयॉर्क और 5वीं हैदराबाद से कुवैत के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा 10 मई को दिल्ली से शिकागो, दिल्ली से लंदन, मुंबई से ढाका और मुंबई से मनीला के लिए अलग अलग फ्लाइट्स रवाना होंगी। यानी लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे NRIs को अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी विदेश वापसी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। दिल्ली से इंडिया टीवी के लिए विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारत के लोगों को वापस लाने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीर INS जलाश्व की आपको दिखाता हूं। भारतीय नौसेना का यह जहाज मालदीव में फंसे हुए भारत के लोगों को निकालने के लिए माले बंदरगाह पर पहुंच चुका है। माले बंदरगाह मालदीव में है। 24 घंटे के अंदर मालदीव से भारत के लोगों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। नौसेना ने मालदीव के अलावा संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी अपने जहाज रवाना किए हैं। भारतीय नौसेना के इस बड़े ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूं लॉकडाउन का पॉजिटिव साइड इफेक्ट। एक ऐसी कहानी जिसमें कानून के रखवाले इन दिनों शादी के लिए मैरिज हॉल से लेकर पंडित तक के इंतजाम में जुटे हैं। ये देश में पहली बार हो रहा है जब पुलिस तमाम जिम्मेदारियां उठाते हुए देश में वो शादियां भी करवा रही है जो लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में नजर आ रही थी। नासिक, दिल्ली और पुणे, ये 3 तस्वीरें देखिए। देश भर में पुलिस लॉकडाउन में रिश्तों को लॉक करने का भी काम कर रही है। पुलिस कन्यादान भी कर रही है, पुलिस पंडित जी को बुलवा भी रही है और अपनी जीप में बेटी की विदाई भी करवा रही है। साथ में शादी की मुबारकबाद भी दे रही है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां पुलिस की इजाजत और पुलिस कर्मियों के आशीर्वाद से शादी हो पाई है। हरिण जोशी और निकुंज जोशी ने नासिक पुलिस से शादी की इजाजत पहले ही मांगी थी, लेकिन जब शादी के वक्त अचानक सायरन बजा, पुलिस आ गई तो लोग घबरा गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद खूबसूरत था। निकुंज आणि हरिणीला लग्नाच्या खूप खूप शुभेच्छा। हॅपी वेडिंग। नासिक पुलिस की तरफ से इस तरह की मुबारकबाद, बधाइयां, शुभ मंगल कामनाएं और आशीर्वाद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के दौरान हम लोग को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी, जिससे हम लोग को लगा कि हम लोग ने मे भी कोई रूल ब्रेक किया हो। बट जब हम बालकनी में गए तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज था नासिक पुलिस की तरफ से, जिसके लिए हम नासिक पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरी पाटिल सर एंड ACP अशोक नखाते सर एंड उनकी पूरी पुलिस ऑफिशियल्स की टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू। शादी के इस जश्न में सिर्फ 10 से 12 लोग ही शामिल थे और डांस भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा रहा था।
नासिक की तरह पुणे में भी पुलिस ने एक IT प्रोफेशनल की शादी करवाई। यहाँ शादी का सारा इंतजाम पुलिस ने ही करवाया। पुलिस ने हॉल का भी इंतजाम किया, पंडित जी को भी बुलाया और कन्यादान भी कराया। न बैंड न बाजा, शादी 10-12 निकट संबंधियों के साथ हो गई, जिनमें से कुछ तो पुलिसकर्मी ही थे। दूल्हा और दुल्हन ने फेस शील्ड लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी हो गई। शादी की तारीख पहले से मई महीने में तय थी। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अगर पुलिस मदद नहीं करती तो ये रिश्ता जुड़ना मुश्किल हो जाता। 2 मई में हमारी शादी हो गई है। ऑल थैंक्स टू वंडरफुल प्रसाद लोनारे सर। इन्होंने ना ही हमारी शादी कराई, इन्होंने पंडित भी कराए, इन्होंने जगह भी बुक कराई, इन्होंने DCP सर से परमिशन भी ली, इन्होंने कमिश्नर सर से परमिशन ली, इन्होंने सारा का सारा काम हमारा करके इतना आसान करके दे दिया हमें। एंड टुडे वी आर मैरिड एंड द डेट वाज डिसाइडेड ऑन 14 फरवरी। हमने सोचा था कि 2 मई को हो जाएगी, नहीं होगी, बट आफ्टर मोदी जी डिक्लेरेशन की एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, हमको लगा कि नहीं हो पाएगा। बट देखिए, इंस्पेक्टर लोनारे सर ने सब कुछ करा दिया, he and his team and everybody come here। कन्यादान भी हुआ है एंड सब पुलिस वालों ने किया। अब ये तस्वीर देखिए जो दिल्ली की है। यहाँ नरेश अहलूवालिया ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और प्रार्थना की कि वो आर्य समाज के मंदिर में ले जाकर उनके बेटे की शादी करवाएं। पुलिस ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि अपनी गाड़ी में बेटी की विदाई भी करवाई। कोरोना ने दुनिया को लॉक कर दिया है, लेकिन पुलिस की मदद से रिश्ते इस लॉकडाउन में भी सुरक्षा के साथ अनलॉक हो रहे हैं। लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स सिर्फ इतने ही नहीं है। आपको मुंबई लिए चलते हैं और दिखाते हैं लॉकडाउन का एक और पॉजिटिव साइड इफेक्ट। मुंबई की मीठी नदी गंदगी के बोझ से नाला बन चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन ने इस नदी की तस्वीर ही बदल दी। सालों बाद मीठी नदी में फूल खिल रहे हैं। मुंबई की मीठी नदी की सूरत बदल गई है। इस नदी को मुंबई के लोग नाला कहने लगे थे, लेकिन लॉकडाउन ने कुदरत को सांस लेने का मौका दिया है और मीठी नदी का पानी अब स्वच्छ, शीतल और निर्मल हो गया है। लॉकडाउन के 5 हफ्तों में इस नदी पर बहुत सुंदर नीले फूल खिलाए, जिससे नदी की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। अभी हम आपको कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। मुंबई में मीठी नदी का ऐसा दृश्य पहले कभी देखने नहीं मिला था। मीठी नदी में फूल खिल पड़े हैं, आप देख सकते हैं। नीले नीले रंग के ये फूल है, फूलों के जो गुच्छ है वो आप देख सकते हैं। अमूमन मीठी नदी पहले नदी सिर्फ नाम के लिए थी, ये तो नाला बन गया था। और जब 26 जुलाई की बरसात हुई, जो विकट जो है आपदा आई, उसके बाद यहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान जो है मीठी नदी के प्रवाह में चली गई। लेकिन उसके बाद सरकार की आंखें खुली और मीठी नदी की चौड़ाई करने का काम सरकार ने हाथ में लिया। उसके फिर बाद में ब्यूटिफिकेशन का भी काम जो है हाथ में लिया। 1 साल पहले मीठी नदी में चारों तरफ गंदगी और पॉलिथीन का कचरा नजर आता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उद्योग, धंधे सब बंद है। इसलिए मीठी नदी का पानी अपने आप ही लगातार साफ हो रहा है। मीठी नदी का साफ होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई में बरसात का पानी मीठी नदी से ही होकर समुद्र में जाता है। भारी बारिश और हाई टाइड के दौरान मीठी नदी बाढ़ से मुंबई की सुरक्षा करती है, लेकिन 25 जुलाई 2005 को मीठी नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ की वजह नदी में फंसा हुआ कचरा था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी नदी को साफ करने के काफी प्रयास किए, लेकिन कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 18 किलोमीटर लंबी मीठी नदी के 70% तटों पर मुंबई की झुग्गी बस्तियां हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी भी मीठी नदी के ही किनारों पर बसी है। इन बस्तियों में चमड़ा रंगने के भी बहुत सारे उद्योग चलते हैं, इसलिए केमिकल और कूड़ा सीधे नदी के अंदर पहुंचता है। लेकिन लॉकडाउन के बाद मीठी नदी की वो रौनक फिर लौट आई है जो आज से 40 साल पहले नजर आती थी। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी कुदरत के इस बदलाव को बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। शिल्पा शेट्टी करीब 10 सालों से मुंबई के जुहू में रहती है। समंदर का नजारा उनके घर से दिखता है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये बताया कि इससे पहले समंदर इतना साफ कभी नहीं था। Of course, I see a change in the view. I think it's a beautiful, positive, clean change. यकीन ना आए तो खुद ही देख लीजिए।
ये है मेरा व्यू और कितना साफ सुथरा सुंदर व्यू है। मैं 10 सालों से बीच पर रहती हूँ लेकिन मैंने कभी इतना साफ सुथरा देखा नहीं है इस बीच को। इट ओनली गोज़ टू शो दैट हाउ मच डैमेज वी हैव डन टू मदर अर्थ। जनजीवन सामान्य होने के बाद भी इसे हम भूले नहीं एंड इसे हम वैल्यू करें एंड वी हैव टू प्रिजर्व मदर अर्थ। सचिन चौधरी, मुंबई, इंडिया टीवी।